हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होती हैं, मिरर्स कैसे बनाए जाते हैं, लेंसेज कैसे यूज किए जाते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा जाएगा। साथ में डिस्कस करेंगे मैग्निफिकेशन, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, इन सबको कैसे डिराइव किया जा सकता है। तो आओ सबसे पहले देखते हैं लाइट क्या है। तो अगर लाइट के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले पढ़ा होगा जनरली लाइट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, लाइट आते ही दिमाग में आता है कि सन है, सन से हमें लाइट मिलती है, या फिर मान लो बल्ब है, ग्लोइंग बल्ब है, बल्ब जल रहा हो तो इससे लाइट हमें मिलती है। लेकिन एक्चुअली लाइट क्या है? तो लाइट एक तरह की एनर्जी होती, पढ़ा होगा, जिसकी वजह से हम अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन लाइट खुद विजिबल नहीं होती। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, मान लीजिए कि कोई चीज विजिबल है आपको, जैसे ये विजिबल है आपको और इसके पीछे हम मार्कर रखें, तो ये जो विजिबल है और इसके पीछे हमने मार्कर रखा तो मार्कर आपको नहीं दिख रहा। लेकिन कैमरे और हमारे बीच में बहुत सारी लाइट है, लेकिन वहां से कैमरा हमें कैप्चर कर पा रहा, मतलब लाइट खुद विजिबल नहीं, लेकिन उसकी वजह से हम अपनी चीजों को, अपने आसपास की चीजों को विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या है? लाइट एक तरह की रेडिएंट एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। साथ में वी डिटेक्ट लाइट विद आवर आइज, और लाइट को हम अपनी आंखों से डिटेक्ट कर सकते हैं। लाइट खुद दिखाई नहीं देती, लेकिन जब लाइट हमारी आंखों के रेटिना पर जाकर के मिलती हैं, जब लाइट रेज रेटिना पर जाकर के मिलती हैं, देखेंगे हम आगे, तो वहां पर क्या होता है, एक सिग्नल बनता है जो ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू ब्रेन को जाता है, जिसकी वजह से हमें सेंसेशन होता है कि हाँ वहां कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो लाइट क्या है? लाइट एक तरह की रेडिएंट एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं, और लाइट को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास ह्यूमन आई है, ठीक है, आई है। बात करें इसके बिहाफ पर ऑब्जेक्ट को कितने तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, तो दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला, लुमिनस ऑब्जेक्ट होती हैं, ऐसी कुछ ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की एनर्जी होती है, खुद की लाइट होती है, लाइट एनर्जी खुद की होती है, जैसे सन हो गया, बल्ब हो गया। और अगर आगे एग्जांपल की बात करें तो यहां पर फायरफ्लाई हो गया, और यहां पर कैंडल हो गया। नॉन लुमिनस की बात करें तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट ऐसी ऑब्जेक्ट होती हैं जिनमें खुद की लाइट नहीं होती, लेकिन दूसरों की लाइट जब इनके ऊपर पड़ती है तो उसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और सामने वाले की आंखों पर जब जाकर के पड़ती तो ऐसा लगता है सामने वाली ऑब्जेक्ट चमक रही है। जैसे ह्यूमन स्किन है, ह्यूमन स्किन कैसी होती है? नॉन लुमिनस होती है, लेकिन अगल बगल लाइट सोर्स जो लगे होते हैं उनसे लाइट आकर के जब ह्यूमन आई से टकराती है या ह्यूमन बॉडी से टकराती है, उसके बाद जब जाकर सामने वाले ऑब्जर्वर की आंखों पर पड़ती है तो उसे लगता है कि लाइट का सोर्स ये खुद है, जबकि वहां से लाइट नहीं निकल रही होती है। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट ऐसी ऑब्जेक्ट होती हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, लेकिन वो अपने ऊपर गिरने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, उनको नॉन लुमिनस बोला जाता है। एग्जांपल की बात करें तो अभी देखा, ह्यूमन स्किन हो गई, ह्यूमन बॉडी हो गई, मून हो गया, टेबल हो गई, ये सब कैसी हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होती हैं। तो पहले पेज पर हमने पढ़ा लाइट क्या होती है। तो लाइट एक तरह की रेडिएंट एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं, और इसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास आईज होती हैं, ठीक। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होती है? ऐसी ऑब्जेक्ट जिनके पास में खुद की लाइट होती है, उनको लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में है बल्ब, सन, फायरफ्लाई, कैंडल। साथ में नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट की अगर बात किया जाए तो ऐसी ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, लेकिन दूसरे सोर्स की लाइट जब इनके ऊपर पड़ती तो इसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वो जब जाकर के ऑब्जर्वर की आंखों पर गिरती है तो ऐसा लगता है कि लाइट वहीं से आ रही। उनके एग्जांपल्स हो गए मून, मून के पास खुद की लाइट तो होती नहीं है, सन से आकर के इसके ऊपर गिरती है और ये इल्यूमिनेट होता है, जिसकी वजह से दिखता है कि मून चमक रहा है, ठीक है। टेबल हो गया, ये सब कैसे एग्जांपल्स हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जांपल्स हैं। अब इसके बाद आगे आओ बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट। ये बहुत लंबा डिबेट है, क्लास 12th में आप लोग जाएंगे तो काफी लंबे समय तक पढ़ना रहता है कि लाइट क्या है, पार्टिकल है या वेव है, पार्टिकल है या वेव है, फाइनली मान लिया गया डुअल है। तो अगर नेचर ऑफ लाइट को डिस्कस करें तो यहां पर हम बोल सकते हैं कुछ फिनोमेनन के बारे में, जैसे डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, इन सबको एक्सप्लेन किया गया लाइट को वेव मानकर। इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस का मतलब यह होता है कि मान लो किसी पर्टिकुलर मीडियम के अंदर लाइट वेव प्रोपगेट करती है, लाइट वेव प्रोपगेट करती हैं, तो उनकी वजह से उस मीडियम में एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? फ्रिंजेस का पैटर्न बनता है। लाइट को जहां जहां पहुंचना चाहिए था वहां वहां पहुंचती, कुछ जगह होती है जहां नहीं पहुंचती है, तो एक इर्रेगुलर पैटर्न बनता है। मतलब इर्रेगुलर का बोल सकते हैं, कहीं पर डार्क बनता है, कहीं ब्राइट, कहीं डार्क कहीं ब्राइट बनता है, उसको बोला जाता है इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप किसी बंद कमरे में हैं और मान लीजिए गेट के नीचे थोड़ी सी जगह है, तो वहां से जब लाइट निकलती है ना तो वो फैल जाती है, तो ये फ्लेइंग होता है ना लाइट का, उसी को बोला जाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
आगे पढ़ेंगे डिटेल में जब आप क्लास 12th में जाएंगे, लेकिन अभी के लिए याद रख सकते हैं डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, इन सबको वेव नेचर मान करके एक्सप्लेन किया गया। Whereas certain other phenomena like reflection and refraction of light could be explained by the particle theory of light। अब बात करें वेव थियरी को सपोर्ट करने के लिए क्रिश्चियन हाइगेंस थे, उन्होंने वेव थियरी दी थी, और न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थियरी थी जो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करती थी। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं। अब आगे बात करें कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई बाउंड्री है, ठीक है, देखते जाना, ये कोई बाउंड्री है, इस बाउंड्री के ऊपर कोई लाइट आकर के गिरती है, तो ये इंसिडेंट रे हो गई, जो लाइट आकर के गिरी उसको इंसिडेंट बोला जाता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद में जिस पॉइंट पर आकर के गिरती है इस बाउंड्री के, उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और उसके ऊपर जो सरफेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है इसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक, उसके बाद में यहां से जो बाउंसिंग बैक होती है लाइट की, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, यहां पर जो एंगल बनता है इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और यहां नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ठीक, आखिर रिफ्रैक्शन क्या होता है, वो तो रिफ्लेक्शन हो गया, एक ही मीडियम में बाउंसिंग बैक हुई लाइट की। रिफ्रैक्शन होता है जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, यहां देखो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, तो ये देखो अपने पाथ से बेंड हो गई, और बेंडिंग ऑफ लाइट को ही बोला जाता है रिफ्रैक्शन। जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, ओरिजिनल पाथ से डेविएशन को ही बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। ठीक, ये हो गया। आगे बात करें इसके, आओ यहां पर आई आर होते हैं। ठीक है, यहां पर जो आर होता है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। ठीक, अभी देखेंगे आगे सब नेचर ऑफ लाइट में। आगे क्या है देखो, द मॉडर्न थियरी कॉल्ड क्वांटम थियरी ऑफ लाइट, आगे पढ़ेंगे आप डिटेल में, इसे बस जस्ट इंफॉर्मेशन है, which states that light has a dual nature। अब मान लिया गया लाइट के अंदर डुअल नेचर है, वेव नेचर से एक्सप्लेन किया गया कुछ चीजों को, पार्टिकल नेचर से कुछ चीजों को एक्सप्लेन किया गया, बट दोनों को एक्सप्लेन करने के टाइम में एक ही टाइम में मतलब हम दोनों नेचर को कंसीडर तो नहीं कर सकते, लेकिन बाद में पता चला लाइट में डुअल नेचर होता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं, ऐसी वेव जिनका नेचर ट्रांसवर्स होता है, इवन वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, नॉन मैकेनिकल वेव होती है। ठीक है, इसमें कहा पार्टिकल नेचर के साथ में ये वेव नेचर भी शो करेगी। लाइट को यहां पर लाइट पैकेट को बोला गया कि फोटान है, ये मतलब लाइट एक तरह का वेव पैकेट होता है जिसको हम फोटान बोलेंगे, और फोटान की एनर्जी लिखना सीखेंगे। अब ये नेचर कहां से निकल के आया, तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हर साइंटिस्ट थे, उन्होंने परफॉर्म किया था। उन्होंने देखा कि अगर मान लो कोई मेटल सरफेस है, तो जनरली मेटल में क्या होते हैं, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके ऊपर जब आकर के कोई रेडिएशन गिरता है अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी का, तो वहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, और इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, इसी फिनोमेनन को बोला गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहां से देखो फोटॉन आकर के इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर चला जाएगा, इस फिनोमेनन को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी के बाद ये एक्सेप्ट कर लिया गया था लाइट में डुअल नेचर होता है, पार्टिकल के साथ वेव नेचर भी। ठीक है, कुछ फिनोमेना होते हैं जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं पार्टिकल नेचर लेकर के, कुछ को वेव नेचर लेकर के एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, आगे है, नोट डाउन कर लो, पार्टिकल थियरी ऑफ लाइट जो दी गई थी वो सर आइजैक न्यूटन की वजह से मतलब दी गई थी। उन्होंने बताया था लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कल्स हैविंग नेग्लिजिबल मास। जो पार्टिकल नेचर था वो पार्टिकल थियरी दी गई थी सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। उन्होंने बताया था कि जो लाइट होती है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है, ये इलास्टिक होते हैं और इनका मास नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना। इसके बाद अगर यहां पर देखना चाहो तो देख सकते हो ये क्या चल रहा है, यहां पर एक गेट लगा है, देखो ये गेट लगा है, नीचे से लाइट आ रही, नीचे से लाइट आकर के देखो सामने यहां पर जो दूसरा गेट लगा है, दीवार है, वहां पर लाइट देखो फैल रही है, और अगर ये लाइट फैल रही है तो यहां पर फ्लेयरिंग आउट ऑफ लाइट जो हो रही है स्मॉल ओपनिंग से जो आ रही है, इसमें बेंडिंग ऑफ लाइट दिख रही है, इस बेंडिंग ऑफ लाइट को बोला जाता है डिफ्रैक्शन। घर पे भी देख सकते हैं आप इसे बंद कमरे में। इंटरफेरेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहां से कोई लाइट वेव चलती है, इधर से लाइट चलती है, जब यहां से लाइट चलती है दो स्मॉल ओपनिंग से पास करती है तो सामने स्क्रीन के ऊपर एक पैटर्न बनता है जिसमें कहीं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम तो कहीं पर इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम मतलब वहां पर एनर्जी ज्यादा जा रही है, इंटेंसिटी मिनिमम का मतलब वहां एनर्जी नहीं जा रही है। तो एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी पर्टिकुलर मीडियम में जब वेव प्रोपगेट करती है लाइट वेव, इसी फिनोमेनन को बोला जाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ये डिफ्रैक्शन होता है, ये इंटरफेरेंस होता है, और रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन तो देख लिया। आगे और बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। तो पहला है लाइट जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है एंड डज नॉट रिक्वायर अ मटेरियल और मीडियम टू ट्रेवल। लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। लाइट जो होती है
वो विदाउट मीडियम ट्रेवल कर सकती हैं, इवन वैक्यूम में भी चल सकती हैं। और इस बिहाफ पर हम वेव को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, एक होती मैकेनिकल, दूसरी होती नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती है जिनको चलने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, और नॉन मैकेनिकल वेव के लिए चलने के लिए मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो लाइट विदाउट मीडियम ट्रेवल कर सकता है, दैट मींस लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक, ये हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करें, यहां पर देखो, यहां पर ये जो स्ट्रिंग है, यहां पर एक फिक्स एंड लगा दिया गया, इसके बीच में एक रस्सी को बांध दिया गया और रस्सी में वाइब्रेशंस दे दिए गए, तो रस्सी अप एंड डाउन डायरेक्शन में जा रही है ना, दिख रहा होगा। तो इसमें ये देख सकते हैं कि अगर इसमें वेव जो बनी है वो वेव किसकी वजह से बनी है, तो वेव इस रस्सी की वजह से बनी। अगर रस्सी नहीं होगी तो ये वेव नहीं बनेगी। तो यहां पर स्ट्रिंग वेव जो प्रोड्यूस हुई है, स्ट्रिंग वेव मैकेनिकल वेव है, विदाउट स्ट्रिंग इसे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन लाइट जो है वो विदाउट मीडियम प्रोपोगेट कर सकती है, मटेरियल के बिना प्रोपोगेट कर सकती है, दैट मींस लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, अगला है लाइट जो होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। इसका क्या मतलब है, तो देखा होगा, जैसे मान लीजिए यहां से वाइब्रेशंस दिए गए अप एंड डाउन डायरेक्शन में, तो यहां पर वाइब्रेशंस अप एंड डाउन डायरेक्शन में यहां पर चलते चले जा रहे हैं। तो ये बताओ, ऑसिलेशन जो हो रहे हैं या वाइब्रेशन जो हो रहे हैं वो अप एंड डाउन डायरेक्शन में हो रहे हैं, और वेव चल रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट साइड में चल रही है, एनर्जी जो चल रही है वो राइट साइड में चल रही है। तो ये डायरेक्शन जो अप एंड डाउन डायरेक्शन में है, एनर्जी राइट साइड में जा रही है, तो यहां पर वाइब्रेशन वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। जबकि यहां देखो, यहां से देखना, यहां से पल्स बनाई गई, ये पल्स आगे की तरफ जा रही, कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन बन रहे हैं, लगातार आगे की तरफ बढ़ रही, तो इसमें ऑसिलेशन भी उसी डायरेक्शन में है, या कह सकते हो उसी डायरेक्शन के पैरेलल है जिधर लाइट प्रोपगेट कर रही है, जिधर भी वेव प्रोपगेट कर रही है। तो दो तरह की वेव होती है, एक होती है ये ऐसी, इनको बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव, इनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लाइट कैसी होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। इसका मतलब यह है कि लाइट जिधर भी प्रोपगेट करती है उसके वाइब्रेशंस उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक, आगे आओ, इसके आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट में, कि लाइट जो है वो ट्रेवल करती है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, और किसी पर्टिकुलर मीडियम में चली जाए अगर, तो इसकी स्पीड इससे कम हो जाती है। जिस फैक्टर से कम होती है उसको बोला जाता है ऑप्टिकल डेंसिटी। जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है, जो चीज बोलते चले जा रहे हैं बीच में उनको नोट डाउन कर सकते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी डिसाइड करती कि मीडियम में जाने पर स्पीड बढ़ेगी या कम होगी। अगर वैक्यूम से हम किसी अदर मीडियम में गए तो स्पीड ऑफ कोर्स कम होगी, और वो ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से होता है। तो किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी डिसाइड करती है कि स्पीड बढ़ेगी या कम होगी। ठीक है, जिसको हम आगे नाम देने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, लेकिन अभी के लिए उसे याद रख सकते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। अगला पॉइंट है लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज टर्म्ड एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, मान लीजिए आप कहीं खड़े हैं और कहीं साइड से कोई सोर्स जल रहा है तो दूसरी तरफ आपकी परछाई बनती है। तो लाइट अगर सीधी रेखा में चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, इसका मतलब है लाइट का स्ट्रेट लाइन जो प्रॉपर्टी है उसको बोला जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, अगर एग्जांपल लेकर के देखना चाहो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का, तो यहां पर हमने 3 कार्डबोर्ड लिए हैं, ये 1 2 3, ये 3 कार्डबोर्ड हो गए। यहां पर एज ऑब्जर्वर आप खुद खड़े हो जाइए, यहां पर एक कैंडल लगा दीजिए। कैंडल की फ्लेम आपको तभी दिखेगी जब तीनों का अलाइनमेंट एकदम स्ट्रेट लाइन में होगा, अगर नहीं होगा तो फ्लेम की हमें फ्लेम नहीं दिखेगी। ठीक है, सिंपल है। इसका मतलब लाइट जो चलती है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। ये छोटा सा प्रैक्टिकल है, कर सकते हैं आप घर पर भी। लाइट का शैडो, लाइट शैडो बनाती है। यहां से देखो, यहां से पीछे से लाइट आ रही है और इस लड़के की शैडो देखो जमीन पर इस तरह से बन रही है। तो स्ट्रेट लाइन में जो लाइट ट्रेवल करती है, ये प्रूफ है कि लाइट शैडो बनाती है। लाइट शैडो बनाती है तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन में चल रही होगी। जैसे मान लीजिए कि लाइट सामने से आ रही है, हम यहां पर रिमोट ऐसे सामने रख दें तो इस रिमोट की परछाई वहां पर बनती, शैडो बनती है ना, इसका मतलब लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, डिफ्रैक्शन में वो अलग बात है, जब स्मॉल अपर्चर आता है और शार्प एजेस आते हैं तो ये चीजें बदल जाती है, लेकिन अभी के लिए याद रख सकते हैं अपने सिलेबस में कि लाइट स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करती है। ठीक है, उसका कॉन्सिक्वेंस है शैडो फॉर्मेशन। ठीक, अगली प्रॉपर्टी है अपार्ट फ्रॉम वैक्यूम एंड गैसेस लाइट कैन ट्रेवल थ्रू सम लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। ऐसा नहीं कि वैक्यूम या फिर एयर में चल सकती है लाइट, कुछ लिक्विड्स के अंदर भी चल सकती है, कुछ सॉलिड्स के अंदर चल सकती है। इस बिहाफ पर हम मीडियम को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। पहले हो गए ट्रांसपेरेंट मीडियम, ऐसे मीडियम जिनसे लाइट फ्रीली लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, उसकी इंटेंसिटी कम रहती, मतलब कम नहीं होती। जैसे कोई मीडियम है, उस मीडियम में लाइट ट्रेवल करना शुरू करे और उसकी इंटेंसिटी पर खास फर्क ना पड़े, बहुत कम ना होने पाए, ज्यादा दूरी तक चल सके, उसको बोला जाता है ट्रांसपेरेंट मीडियम। एग्जाम्पल के तौर पर देखो लिखा गया है, क्लियर वाटर हो गया, एयर हो गया, ऐसा
यहां पर ग्लास देखो, कांच है, इसके अंदर भी लाइट चल सकती है, इंटेंसिटी को कम किए बिना। वाटर के अंदर भी लाइट चल सकती है, ये बात आप जानते होंगे। तो ये सॉलिड हो गया और ये वाटर हो गया। अगली बात करते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम की। तो ऐसे मीडियम जिनमें लाइट प्रोपेगेट तो करती है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी जैसे जैसे प्रोपेगेट करती है बहुत तेजी से घटती है। जैसे मान लो कोई पेपर है, पेपर के ऊपर ऑयल डाल दो, उसके बाद उसे किसी सोर्स की तरफ करके देखो, तो जितना लाइट सोर्स के साइड होगी उतनी लाइट आपकी आंखों के साइड नहीं आएगी। इसका मतलब लाइट की इंटेंसिटी दूसरी साइड बहुत कम हो गई। तो द मीडियम थ्रू विच लाइट कैन पास पार्शियली लाइक डीप वाटर, ऑयल्ड पेपर एक्सेट्रा आर कॉल्ड लूसेंट मीडियम। यहां पर देखो ट्रेसिंग पेपर लगाए भी गए हैं। अगली प्रॉपर्टी है, या कह सकते हो अगला मीडियम होता है ओपेक मीडियम। ऐसे मीडियम जिनके लाइट आर पार नहीं जा सकती, जैसे वुड हो गया, स्टोन हो गए, इन सब के आर पार लाइट नहीं जा सकती। तो यहां पर लिख सकते हैं मीडियम लाइक वुड एंड आयरन थ्रू विच लाइट कैन नॉट ट्रेवल, इट इज कॉल्ड ओपेक मीडियम। जैसे यहां पर देखो क्या है, स्ट्रेट लाइन वाला भी आ रहा है और यहां पर साथ में हम वुड का एग्जांपल लेकर के ये भी समझ पा रहे हैं कि इसके आर पार लाइट नहीं जा पा रही, इसकी वजह से शैडो बन रही, ठीक, ओपेक है। आगे है स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द मीडियम थ्रू विच दे पास। कह रहे हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उस मीडियम पर डिपेंड करती है जिससे वो पास करती है। अभी बताया किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी डिसाइड करेगी कि स्पीड बढ़ेगी या कम होगी। जैसे मान लीजिए दो मीडियम है, एक ऑप्टिकली रेयरर है, एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, और हमने कहा रेयरर से डेंसर में लाइट गई तो ऑफ कोर्स वो उसकी लाइट को कम कर देगा। डेंसर मीडियम में, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में अगर लाइट जाती है तो उसमें उसकी स्पीड कम हो जाती है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम के कंपैरिजन में, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है डिपेंड करती है ऑन द मीडियम थ्रू विच दे पास। लाइट जिधर से पास करती है उस मीडियम की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है कि क्या होगा उसके साथ, ठीक है, उसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी। अगली प्रॉपर्टी है ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट प्रोपगेशन। कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन बनाओ जो लाइट की डायरेक्शन में बनाई गई हो और उसके ऊपर एक एरो हेड लगा दो, तो उसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। रे इज डिस्क्राइब्ड एज द स्ट्रेट लाइन पाथ। जैसे मान लो स्ट्रेट लाइन आपने बनाया, मान लेते हैं लेफ्ट से राइट साइड में जा रही है लाइट, तो एक एरो बना दिया, मतलब स्ट्रेट लाइन बना दिया, इसके ऊपर एक एरो हेड बना दिया, इसी को बोला जाता है रे ऑफ लाइट, ठीक। तो बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट प्रोपगेशन। लाइट प्रोपगेशन की डायरेक्शन में एक लाइट रे बना दो, उसके ऊपर एक एरो हेड लगा दो, तो वो बताता है रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। रे ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए हम काम में लेते हैं इसे। बेसिकली अपने सिलेबस में लाइट जब चलेगी तो रे के फॉर्म में चलेगी, तो उसके लिए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ये लिया जाता है, ठीक। इसमें बताते क्या है, कह रहे हैं कि जो स्ट्रेट लाइन है ये बताती है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, और जो एरो हेड है वो बताता है कि डायरेक्शन क्या है लाइट के चलने की, ठीक है। आगे आओ, फिर है लाइट। अगर लाइट रे को बोल दिया तो ऐसे तो लाइट रे के फॉर्म में नहीं चलती, कई सारी रेज होती होंगी तो वैसे चलती होगी। तो इस बिहाफ पर हम बोलते हैं कि अ बंडल ऑफ एडजेसेंट लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होता है, जब बंच ऑफ रेज कंबाइन होती हैं तब वहां पर बीम ऑफ लाइट बनती है। बीम ऑफ लाइट को फर्दर 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। पहली होती है पैरेलल बीम। पैरेलल बीम की अगर बात करें, द बीम ऑफ लाइट रेज इन विच ऑल द रेज आर पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सभी की सभी एक ही डायरेक्शन में हो और पैरेलल हो एक दूसरे के, तो उसको बोला जाता है पैरेलल बीम। जैसे मान लो ये हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, इसके ऊपर एरो हेड बनाया, दूसरी स्ट्रेट लाइन बनाई, इसके ऊपर एरो हेड बनाया, तीसरी स्ट्रेट लाइन बनाई, इसके ऊपर एरो हेड बनाया, फिर स्ट्रेट लाइन बनाई, एरो हेड बनाया, तो इसको बोलेंगे पैरेलल बीम। इस पैरेलल बीम की खास बात देखो क्या है, जितनी ये लाइट रेज हैं, जितनी भी ये लाइट रेज हैं, ये सब एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं और इनके बीच का सेपरेशन भी देखो सेम है। इसका मतलब है ये पैरेलल बीम है। पैरेलल बीम में जितनी भी रेज होती हैं उन सब की डायरेक्शन सेम होती है, याद रहना चाहिए ये, ठीक। अगली बीम होती है जिसको बोला जाता है कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम क्या होती है, ऐसी बीम जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज होने के लिए जा रही हो। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक लाइट रे हमने ड्रॉ किया, इसके ऊपर एरो हेड बनाया, दूसरी लाइट रे ड्रॉ किया, इसके ऊपर एरो हेड बना दिया, फिर उसके बाद तीसरी लाइट रे ड्रॉ किया, इसके ऊपर एरो हेड बना दिया, फिर यहां पर लाइट रेज ड्रॉ किया, फिर एरो हेड बना दिया।
ये देखो जितनी भी लाइट रेज हैं यहां से चलने के बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंबाइन हो रही हैं, तो कंबाइन होती हुई अगर दिखें तो हम कहेंगे कन्वर्जिंग बीम है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर के कन्वर्ज कर रही बीम है। ठीक है, तो बीम में पहली बीम हो गई पैरेलल बीम, जिसमें जितनी भी रेज होती हैं उन सब की डायरेक्शन सेम होती है, लेकिन कन्वर्जिंग बीम में सभी रेज की डायरेक्शन सेम नहीं होती। ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये अलग ये अलग ये अलग जा रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंबाइन हो रही है, तो इसको कन्वर्जिंग बीम बोलेंगे। ठीक है, अगली बीम क्या होती है? तो अगली बीम होती है डाइवर्जिंग बीम। क्या होती है डाइवर्जिंग बीम? तो जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पॉइंट ये है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक लाइट रे निकली, दूसरी लाइट रे निकली, तीसरी लाइट रे निकली, उसके बाद ये देखो बन गई पूरी की पूरी डाइवर्जिंग बीम। मतलब क्या है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, अगर वहां से ओरिजिनेट हो रही है बीम, लाइट निकल रही है लाइट रेज, इसका मतलब वहां पर वो डाइवर्जिंग बीम है, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंबाइन हो रही हो, इसका मतलब वो कन्वर्जिंग बीम है। इसको पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि आगे हमें मिरर के नेचर डिस्कस करने हैं, लेंस के नेचर डिस्कस करने, तो वहां पर बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग मिरर। तो पता चलना चाहिए डाइवर्जिंग होता क्या है आखिर और कन्वर्जिंग होता क्या है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ओरिजिनेट होना दैट इज डाइवर्जिंग, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कंबाइन होना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर कंबाइन हो रही हूं जैसे यहां पर है, तो इसको बोला जाएगा कन्वर्जिंग बीम। ठीक, और एक ही डायरेक्शन में चल रही हूं तो उसको बोलेंगे हम पैरेलल बीम। ठीक, अब आगे आओ, यहां से हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है। ठीक से अभी टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे कि हमें कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए। अगला हमारा टॉपिक है दैट इज लाइट के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। आखिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर खड़े हैं सरफेस पर, आपने फुटबॉल लिया, फुटबॉल को सरफेस की तरफ फेंका, तो क्या होता है, बाउंसिंग बैक होती है, जाता है फिर वापस आता है, जाता है फिर वापस आता है। मतलब क्या होता है, वो हार्ड सरफेस से टकराता है फिर वापस चला आता है। सेम होता है लाइट के साथ। लाइट को जब किसी भी हम सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं, मान लो ये कोई सरफेस है जिसको हम बाउंड्री बोल रहे हैं, दो मीडियम को सेपरेट करने वाली ये लाइन होती है जिसको बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, इस बाउंड्री के ऊपर मान लो लाइट आपने इधर से गिराई, जो लाइट गिरती है उसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। ठीक है, और जिस पॉइंट पर आकर के गिरती है उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की जाती है जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, और यहां से जो वापस जाएगी लाइट उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, यहां पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, ये वाला जो एंगल बन रहा आई, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां देखो आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, अब एक बात समझना ध्यान से, जैसे यहां पर एक बॉल आ रही है, सरफेस से गई, टकराई फिर वापस चली गई, टकराई फिर वापस चली गई, वैसे लाइट के साथ हुआ। लाइट को हमने क्या किया, ऑब्लिक इंसिडेंस करवाया, ऑब्लिकली आकर के गिरी इसके ऊपर, तो उसी मीडियम में वापस चली गई। तो डेफिनेशन क्या बोली जाती है रिफ्लेक्शन की, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी स्मूथ सरफेस से लाइट रेज स्ट्राइक करें, उस पर जाकर स्ट्राइक करें और वापस उसी मीडियम में लौट जाएं, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम समझ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आया होगा। जो लाइट आकर के इंसिडेंट होती है उनको बोला जाता है इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पर आकर के गिरती है उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट के ऊपर गिरी है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाए। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की जाती है जिसको हम नॉर्मल बोलेंगे, और यहां पर जो लाइट रेज बाउंसिंग बैक होती है लाइट की उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पर लिखे गए हैं। ठीक, चलो आओ देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। तो अभी हमने यहां पर देखा, इधर आओ फिर से, यहां पर कि यहां पर बाउंड्री पर आकर के लाइट रेज गिरी, उसके बाद में यहां पर नॉर्मल ड्रॉ किया, फिर यहां से रिफ्लेक्ट हुई, यहां पर आई बना और ये आर बना, आई को एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल दिया। अच्छा, फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कौन से हो सकते हैं? तो यहां पर पहला लॉ होता है, बना दो पहले पूरा, ये आई हो गया, ये आर हो गया। तो पहला लॉ क्या कहता है? पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आई होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर रहता है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि इस सरफेस पर लाइट रेज आकर के ऐसे गिरी हैं, इस तरह से गिरी है ना, तो यहां पर ये जो एंगल बन रहा आई और आर दोनों बराबर होंगे। अगर मान लो हमने इस तरह से लाइट रेज को गिराना शुरू कर दिया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, तो उस केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। जैसे देखो, ऐसे देखो, इस तरह से जा रही है। अगर मान लो हमने इसको कम करना शुरू किया तो ये ऐसे कम होंगे, और बढ़ाना शुरू किया तो ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। इसका मतलब है जब भी रिफ्लेक्शन हो रहा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर आने वाली है। आखिर दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस
लाई इन द सेम प्लेन, एक सेम प्लेन में लाई करते हैं। इसको देखो यहां 3D पिक्चर में समझाया गया है। कैसे? मान लीजिए कि ये नीचे जो बनी हुई है हार्ड सरफेस है जिसके ऊपर ये इंसिडेंट हो रही लाइट रेस। यहां पर हमने एक रेफरेंस लाइन बनाई है, इसके ऊपर एक लाइट रे गिराई हमने, यहां पर रिफ्लेक्टेड रे है, यहां पर नॉर्मल है, ये आई और आर बन गए हैं। अब देखो यहां पर हमने एक प्लेन बनाया है, ये प्लेन बन रहा होगा, हल्का ग्रीन कलर से दिख रहा होगा। इस प्लेन में देखो इंसिडेंट रे भी है, रिफ्लेक्टेड रे भी है और नॉर्मल इसी प्लेन में लाई करता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन में लाई करते हैं। आई और आर बराबर होते हैं, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर से रिपीट करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, आई जो होता है वो आर के बराबर रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। सेकंड लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर ये बराबर हो गए तो जिस प्लेन में ये लाई करते हैं उस प्लेन को बोला जाता है प्लेन ऑफ इंसिडेंस या प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। इस वाले प्लेन को लिखना होगा तो लिख लेना प्लेन ऑफ इंसिडेंस या फिर प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। यहां पर इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे है, सेम प्लेन में देखो ये लाई कर रही हैं। ये सेकंड लॉ है। ठीक, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है, जैसे बॉल को अभी देखो ऊपर से गिराया, नीचे गई, फिर ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, तो उसको हमने डायरेक्ट उसको नॉर्मल इंसिडेंस करवाया। तो लाइट के साथ नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो क्या होता है, पहले ऑब्लिक इंसिडेंस हमने पढ़ा कि यहां से लाइट आकर के गिरी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल बन गया, रिफ्लेक्टेड रेज हो गई, आई बन गया, आर बन गया। अब इसको हम बनाते हैं नॉर्मल इंसिडेंस के लिए। मान लीजिए कि हमारे पास ये बाउंड्री है, ठीक, इस बाउंड्री के ऊपर हमने एक लाइट रे ऊपर से गिराई, ये ऊपर से लाइट रे गिरी जिसको इंसिडेंट रे बोलेंगे हम। अब ये 90 डिग्री पर जाकर के टकराएगी, तो अगर ये 90 डिग्री पर जाकर के टकराएगी तो ये बताओ नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो कहां होगा, वो लाइन खुद होगी, इसका नॉर्मल इसके साथ कोइंसाइड करेगा। तो नॉर्मल अगर इसके साथ कोइंसाइड करेगा तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि 0 होगा। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आई की वैल्यू 0 है तो आर की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब अगर रिफ्लेक्शन हुआ तो लाइट इसी के ऊपर जाएगी, दोबारा से लाइट इसी के ऊपर देखो चली गई, रिफ्लेक्टेड रे है। तो क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल द इंसिडेंट रे coincides with the normal and therefore the angle of incidence is 0. This means that the light reflected ray will also travel along the normal and retrace the path. अपना पाथ ये रिट्रेस करेगी। तो कभी भी सरफेस के ऊपर अगर नॉर्मल इंसिडेंस हुआ तो लाइट जिस डायरेक्शन से आई है उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाती है, दैट इज नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, याद रखना इसे। आगे क्या है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक होते हैं रेगुलर या फिर स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, दूसरे होते हैं डिफ्यूज या फिर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। आखिर ये रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सरफेस है, कोई लाइट आकर के गिरी इधर, इंसिडेंट पैरेलल बीम आकर के गिरी पूरी, ये इधर चली गई, रिफ्लेक्टेड पैरेलल बीम। मान लो हमने नंबर बढ़ा दिए, उसके बाद ये देखो रिफ्लेक्टेड रेज के नंबर बढ़ गए। तो देखो पैरेलल बीम आकर के गिरी है ना, इस सरफेस से टकराई, टकराने के बाद वापस लौटी है, तो आने वाली जो लाइट है वो पैरेलल बीम है, जाने वाली भी बीम जो है वो पैरेलल बीम है। इसका मतलब है अगर कोई सरफेस है, उस सरफेस पे पैरेलल बीम गिरे और वो पैरेलल ही रहे आफ्टर रिफ्लेक्शन, दैट मींस जो रिफ्लेक्शन होने वाला है वो रेगुलर होगा या फिर स्पेकुलर होगा। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या है एक बार देख लो। इफ द लाइट रेज या लाइट पैरेलल इंसिडेंट रेज आर रिफ्लेक्टेड in the way that all reflected rays are also parallel to each other, then such a reflection is called regular or specular reflection. It occurs only if the rays are falling on a highly smooth polished surface like plane mirror. जैसे कोई प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर के ऊपर आकर के अगर लाइट गिरती है तो इन दैट केस क्या होगा, वो अगर पैरेलल बीम में आई है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी उसकी बीम पैरेलल ही रहेगी। इसको बोला जाता है रेगुलर या फिर स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, लेकिन दूसरा डिफ्यूज्ड क्या होता है फिर, या इर्रेगुलर क्या होता है, तो सरफेस देखो कुछ ऐसी हो जाए। अगर सरफेस ऐसी होगी इस तरह की, तो इस पर मान लो हमने बाउंड्रीज को मान लिया, इस पर लाइट आकर के गिरा दी, तो यहां देखो इंसिडेंट बीम आकर के गिर रही है, पैरेलल है, हाँ है पैरेलल, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल नहीं रहती। पहले तो पैरेलल है लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन देखो सब स्कैटर हो गई, चारों तरफ फैल गई। तो चारों तरफ फैल जाएंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या है, पैरेलल बीम है, नई बीम है पैरेलल, तो पैरेलल बीम नहीं, इसको बोला जाता है इर्रेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये कब होता है, तो इफ द पैरेलल बीम रेज फॉल ऑन द इर्रेगुलर सरफेस, इर्रेगुलर सरफेस का मतलब रफ सरफेस से होता है, एंड इफ द रिफ्लेक्टेड रेज स्कैटर इन ऑल डायरेक्शंस, then such reflections is called irregular reflection. It occurs if the rays are falling on a rough surface like paper, wall, etc. कुछ ऐसी सरफेस होती है जिनके ऊपर लाइट गिरती है और डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है, जिसकी वजह से ऑब्जर्वर किसी भी डायरेक्शन में खड़ा हो उसकी तरफ रेज जाती है और उसे वो ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। इसका मतलब डेली लाइफ में इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आगे बात करें इमेज क्या होती है फिर, तो यहां पर रिफ्लेक्शन होगा ना,
तो जैसे मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उससे लाइट रेज चलती हैं, ठीक है, और जाकर के किसी ऑब्जेक्ट पर गिरी, मान लो कोई लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से लाइट निकली किसी ऑब्जेक्ट पर गिरी और वहां से रिफ्लेक्ट होकर के जब हमारी आंखों पर आकर के गिरेगी तब ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देती है। ऑब्जेक्ट दिखाई देने का मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज हमें दिखाई देती। तो आखिर इमेज क्या होती है? तो इमेज को ऐसे डिफाइन किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि ये ऑप्टिकल एलिमेंट है। ऑप्टिकल एलिमेंट क्यों लिखा है? ये लेंस भी हो सकता है, मिरर भी हो सकता है। मान लीजिए इसने रिफ्लेक्ट कराया लाइट रेस को और यहां पर कन्वर्जिंग बीम हमें मिली, तो कन्वर्जिंग बीम मिलेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कन्वर्ज हो रही है ना, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है और एक्चुअली कन्वर्ज हो रही है, इसका मतलब यहां पर इसकी रियल इमेज मिलने वाली है। तो क्या लिख सकते हैं? आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर लाइट रेज मीट करती हैं, एक्चुअली अगर मीट करती है तो वहां पर रियल इमेज बनती, और अपीयर टू मीट हो रहा हो इन दैट केस वहां पर वर्चुअल इमेज बनती। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये ऑप्टिकल एलिमेंट, लेंस या मिरर कुछ भी हो सकता है, यहां से लाइट रेज निकल रही कुछ इस तरह से, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्टेड रेज है, वहां पर भी रिफ्लेक्टेड रेज थी। अगर इनको पीछे ट्रेस करोगे तो पीछे कहीं मिलेंगी, और पीछे मिलेंगी तो यहां पर वर्चुअल इमेज बनेगी। और वर्चुअल इमेज के केस में यहां पर देखो क्या लिखा है, व्हेन द रेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, किसी पॉइंट से अगर लाइट रेज स्टार्ट हो रही ऑन एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, एक्चुअली मीट करें आफ्टर रिफ्लेक्शन या अपीयर टू मीट हो रही हो, यहां से अपीयर हो रही हो बाहर निकलती हुई फ्रॉम अ मिरर और रिफ्लेक्टिंग थ्रू लेंसेस, रिफ्लेक्टिंग थ्रू लेंसेस भी हो सकता है, वी ऑब्टेन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्म्ड कैन बी ईदर रियल और वर्चुअल। इमेज जो फॉर्म होती है वो वर्चुअल भी हो सकती, इरेक्ट भी हो सकती है। यहीं पर नोट डाउन करो एक फैक्ट कि जो रियल इमेज होती है, ओनली रियल इमेज इज ऑब्टेन्ड एट द स्क्रीन। रियल इमेज को ऑन स्क्रीन हम प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन अगर बनाया जाए वर्चुअल इमेज तो वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं लाया जा सकता। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो रियल इमेज बन रही, किसी स्क्रीन के ऊपर इमेज बन रही, तो इन दैट केस वो इमेज रियल बन रही होगी, ठीक है। तो रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ले सकते हैं, बनाकर देख सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर बनाकर नहीं देख सकते, ठीक। इसके आगे आओ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर, अगला टॉपिक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्लेन मिरर से कैसे होता है? तो प्लेन मिरर सबसे पहले क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर क्या होता है? पहले मिरर देख लो, कोई भी सरफेस जो हाईली स्मूथ हो और उसकी एक साइड को पॉलिश कर दिया गया हो और दूसरी सरफेस पूरी तरह से रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करती हो, उसको हम मिरर बोलेंगे, ठीक है। उसका शेप कैसा है कोई मैटर नहीं करता। तो क्या है? एनी स्मूथ एंड हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मिरर एंड अ प्लेन मिरर इज अ फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और प्लेन मिरर जो होता है उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो फ्लैट होती है, प्लेन होती है, इसको हम प्लेन मिरर बोलते हैं, ठीक है। अब प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन है होता कैसे है? तो की पॉइंट्स लिख ले हैं, जैसे जो बोलते जा रहे हैं वो लिखते भी जाना है, साथ में इसको भी देखना है कि जब भी कभी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट से इमेज बनानी होती है, कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रख दिया हमने, एलिमेंट रख दिया, जैसे मिरर रख दिया, लेंस रख दिया, और उसकी इमेज बनाना चाहते हैं, तो क्या करना होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां पर एक मिरर है, इस मिरर में इस तरफ जो भाग है इसका, ये वाला पार्ट है, इसको हमने पॉलिश कर रखा तो सामने वाला रिफ्लेक्टिंग बन गया। एक ग्लास की स्लैब ले लो, उस स्लैब के एक तरफ पेंट कर दो तो दूसरी तरफ अपने आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाती, चेहरा देखने के काम में लिया जाता है। तो वही है, ये दूसरी सरफेस पॉलिश्ड है, पहली वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मान लीजिए इसके सामने कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट रखेंगे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट चाहे जैसी हो लेकिन यहां से लाइट रेज निकलेंगी, चाहे ये लुमिनस हो तो भी, नॉन लुमिनस होगी तो भी। लुमिनस होगी तो इसकी खुद की लाइट निकलेगी, अगर नॉन लुमिनस हुई तो किसी की लाइट होगी जिसके ऊपर आकर के इंसिडेंट होगी, ये उसे रिफ्लेक्ट करेगा, वो रिफ्लेक्टेड लाइट यहां इस मिरर पर जाकर के गिरेंगी और मिरर क्या करेगा? उनको रिफ्लेक्ट करेगा, फिर फाइनल इमेज कहीं बनाएगा। तो कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कि यहां से लाइट रेज निकली, तो बताओ यहां से क्या होगा? यहां से लाइट निकलेंगी तो ये जो गई, ये जो 90 डिग्री पर इंसिडेंट हुई वो तो वापस उधर ही चली गई, लेकिन बाकी की जब वापस जाएंगी तो इस डायरेक्शन में वापस गई। मतलब लाइट रेज यहां से गई, उसके बाद में यहां से टकराने के बाद वापस चली गई, क्योंकि आर पार जा नहीं सकती, दूसरी तरफ पॉलिश कर रखी है हमने, ठीक। अब ये बताओ लेफ्ट साइड में क्या लाइट रेज कहीं मिलेंगी? नहीं, वो तो डाइवर्ज हो गई, और डाइवर्जिंग बीम कहीं आगे जाकर के मिलेंगे नहीं। तो इनको अगर पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे आप, पीछे की तरफ, तो यहां कहीं पर मिलती हुई अपीयर हो रही है, या डाइवर्जिंग बीम यहां से ओरिजिनेट होती हुई अपीयर हो रही है, तो इसी पॉइंट को बोला जाता है इमेज। फिर से रिपीट कर देते हैं, फटाफट आओ देखो। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में क्या होता है? एक पॉलिश सरफेस होती है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकल रही हैं, उसके बाद ये क्या हुई? यहां से वापस रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद देखा कि हमने इसे पीछे बढ़ाया, तो पीछे बढ़ाया किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ओरिजिनेट होती हुई हमें अपीयर हुई, इसका मतलब यहां पर इसकी इमेज बनने वाली है। अब एक बात ये देखो,
यहां पर डॉटेड करके हमने इसे पीछे बढ़ाया तब जाके मिली है, इसका मतलब है एक्चुअली यहां पर लाइट रेज नहीं है, और एक्चुअली अगर लाइट रेज नहीं है इसका मतलब ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। तो की पॉइंट लिखो इसमें, जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर से वो वर्चुअल होती है। ठीक है, आगे आओ। अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट है तब तो ठीक है, ऐसे मान लो इस रिमोट को ही रख दिया गया शीशे के सामने, तो रिमोट तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है ना, इसको बोला जाता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की खास बात क्या होती है, मान लेते हैं कि ये बहुत सारे पॉइंट से मिलकर के बनी होती है, हर एक इंडिविजुअल पॉइंट की हम इमेज बनाते हैं और उसके बाद उसको ट्रेस करते हैं, फिर फाइनल इमेज हमें पूरे की मिल जाती है ऑब्जेक्ट की। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास दोबारा से प्लेन मिरर लिया गया, इसके सामने एक यहां पर ऑब्जेक्ट है, इसकी कुछ हाइट दिख रही होगी, हाइट है, ठीक है। यहां से हमने एक लाइट रे निकाली, देखो ये 90 डिग्री पर जाकर के गिरी, तो 90 डिग्री पर अगर जाकर गिरेगी नॉर्मल इंसिडेंस होगा, नॉर्मल इंसिडेंस में वापस लौटती है, तो देखो ये वापस भी लौट गई। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये इधर गई और फिर वापस लौट गई। ठीक, उसके बाद में यहां पर भी यही कर लेते हैं, यहां से एक लाइट रे गई और फिर इसको भी वापस लौटा दिया, ये ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमने क्या किया, अभी जो किनारे वाले पॉइंट थे, यहां वाला पॉइंट और यहां वाला पॉइंट, दो पॉइंट थे ना, तो दो पॉइंट की हम इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी के जो पॉइंट होंगे बीच में, उन सब की इमेज इन्हीं के बीच में कहीं पर बनेगी जहां पर भी इमेज बनने वाली। तो हम दो पॉइंट की इमेज बनाएंगे, पहले इस पॉइंट की बनाएंगे फिर इस पॉइंट की बनाएंगे। तो हमने कहा यहां से एक लाइट रह गई वापस चली गई, और यहां से एक लाइट रह गई वापस चली गई। ठीक, देख सकते हैं दोबारा से, यहां से एक लाइट रह गई वापस चली गई, फिर यहां से एक लाइट रह गई वापस चली गई। ठीक, अब क्या होगा, हम किसी पॉइंट की इमेज बना सकते, कम से कम दो रेस तो होनी चाहिए ना, क्योंकि मिलाना भी तो है उनको। तो मान लीजिए यहां से एक दूसरी लाइट रे निकली, दूसरी लाइट रे निकली, यहां पर ये ऑब्लिकली इंसिडेंट हुई, ऑब्लिक इंसिडेंस हुआ, तो ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चली जाएगी, चली गई, बढ़िया। अब अगर देखो ये जो लाइट रे इधर गई है अभी, ये रेड वाली, और ये जो येलो वाली अभी गई, ये दोनों लेफ्ट साइड में तो कहीं मिलने वाली नहीं, डाइवर्ज हो रही हैं। अगर वहां नहीं मिलेंगे तो इनको पीछे बढ़ा सकते हैं ना, तो पीछे बढ़ाएंगे तो मिलेंगी। तो दूसरे वाले पॉइंट को हमने यहां से बढ़ाया, दूसरी लाइट रेज यहां गिरी, यहां से रिफ्लेक्ट होकर के इधर चली गई। अब इनको हमने पीछे बढ़ा दिया, इन दोनों को पीछे बढ़ाया, यहां मिल गई, इन दोनों को पीछे बढ़ाया तो यहां मिल गई। अब देखना ध्यान से, इस पॉइंट की इमेज हमने बनाई ना, दो रेज चाहिए थी, एक ये भेजा वापस चली गई, एक ये भेजा इधर चली गई। इसको हमने पीछे बढ़ा दिया, इस वाले को पीछे बढ़ाया, इस पॉइंट पर मिली। इस पॉइंट की इमेज बनाया, लाइट रेज गई वापस चली गई, एक लाइट रे इधर गई इधर चली गई, इसको बढ़ाया इधर, इसको बढ़ाया इधर, यहां पर मिल गया। ठीक, तो इस पॉइंट की इमेज हमें यहां मिल गई, इस पॉइंट की इमेज यहां मिल गई। अब बाकी पॉइंट की इमेज कहां मिलेगी, तो जितने भी पॉइंट इसके बीच में लाई कर रहे होंगे उन सब की इमेज इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में मिलेगी। ठीक है, तो अगर हम यहां से बनाए तो ये हमारे पास इमेज बन जाएगी। लेकिन फिर से लाइट रेज तो उसी तरफ वापस चली गई, इधर तो गई नहीं, इसका मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी। इसकी देखो एरो हेड इसका ऊपर है, इसका भी एरो हेड ऊपर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो ये इमेज बनी है वो कैसी है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट भी है। ठीक, यहां पर देखो इस ए पॉइंट की इमेज हमने बनाई, ए डैश बन गई, इस बी पॉइंट की इमेज यहां पर बी डैश बन गई। ठीक, ये हो गए हमारे पास। तो इस तरह से हम प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट होगी, पॉइंट फॉर्म में इमेज बनेगी, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगी, स्टैंडर्ड इमेज बनेगी। जितने साइज की ऑब्जेक्ट होती है उतने साइज की इमेज होती है। आओ करके एक एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यहां पर हमने कहा यहां से लाइट रेज चल रही हैं, वापस चली गई, यहां से लाइट रेज चल के वापस चली गई, उधर चली गई, इधर चली गई, और फाइनली जाकर के यहां पर इमेज बन गई, ए डैश बी बी डैश बन गया। ठीक है, आओ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। तो द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। इसको हम स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते, वर्चुअल है ना, वर्चुअल इमेज जो बनती है उनको स्क्रीन पर हम नहीं बना सकते। ठीक है, अगर रियल होती तो बना सकते। तो पहला पॉइंट यह है कि इससे जो इमेज बनेगी ऑलवेज वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। ठीक है, इसको स्क्रीन पर नहीं ले जा सकते। अगला पॉइंट क्या है, द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जितने साइज की ऑब्जेक्ट इसके सामने रखोगे उतने साइज की इमेज बनेगी, क्योंकि पैरेलल वाली आई है ना, पैरेलल रेज के बीच का डिस्टेंस सेम रहता है। ठीक, अगला है द इमेज फॉर्म्ड इज मच बिहाइंड द मिरर एज मच द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी मिरर के सामने खड़े हैं, तो मिरर के सामने हम जितनी दूरी पर खड़े होंगे उस मिरर से उतनी दूर पीछे इमेज बनती है, ये बोल रहे हैं अगले पॉइंट में। ठीक है, अगला लास्ट पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज इमेज फॉर्म्ड इज लिटरली इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। इमेज जो होती है वो तो सीधी होती है, लेकिन जो इमेज में वेव दिखता है,
वो लिटरली इन्वर्टेड दिखता है। इसका क्या मतलब होता है? लिटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि अगर हम मिरर के सामने खड़े होंगे तो अगर हमने रिमोट लेफ्ट हैंड में पकड़ रखा है तो जब मिरर में देखेंगे तो वो राइट हैंड में रिमोट दिखेगा, और अगर हमने राइट हैंड में पकड़ रखा है मिरर तो वो लेफ्ट हैंड में दिखेगा। जितने भी मिरर होते हैं उन सब में लिटरल इन्वर्जन होता है, ठीक है। तो लिटरली इन्वर्टेड होने का मतलब है लेफ्ट का राइट एंड राइट का लेफ्ट एंड वाइस वर्सा, ठीक, ये चलेगा। तो लेफ्ट की इमेज राइट में, राइट की इमेज लेफ्ट में दिखेगी तो उसको बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन। ये की पॉइंट्स होते हैं या कह सकते हो प्रॉपर्टीज होती हैं इमेज जो प्लेन मिरर बनाता है, ठीक। आई थिंक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्फेरिकल मिरर, सेकंड टाइप के मिरर को कवर करते हैं, दैट इज स्फेरिकल मिरर। आखिर स्फेरिकल मिरर होते क्या है? तो क्या करना है, आप एक होलो स्फीयर ले लीजिए, होलो स्फीयर ग्लास का, और उसको कट कर लीजिए, ठीक है। और उसको कट करने के बाद उसके किसी एक साइड को पेंट कर दीजिए, पॉलिश कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप उसे पॉलिश करेंगे तो जो दूसरी वाली सरफेस बची रह जाएगी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगी, और वहां पर जो मिरर बनेंगे उन्हीं को बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। समझ आया? आओ देखते हैं। A spherical mirrors is reflecting surface is a part of hollow sphere of glass. It has curve like surface, इसलिए इनको कर्व मिरर भी बोलेंगे। आओ देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई ग्लास का स्फेयर है, ठीक है। इस ग्लास स्फेयर में, होलो ग्लास स्फेयर है, इसमें मान लो हमने इसको कट करके इस साइड पेंट कर दिया और उसको उस साइड पेंट कर दिया और इनको बाहर निकाल लिया, इधर और इधर बाहर निकाल लिया, ठीक है। फिर से बताते हैं, इधर देखो दोबारा से, ये हमारे पास होलो ग्लास स्फेयर है, इसमें क्या किया हमने, इधर साइड पेंट कर दिया ऐसे और उधर साइड पेंट कर दिया इस तरह से, और इनको काट दिया और बाहर निकाल लिया इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर देखना, हमने यहां पर पेंट अंदर की तरफ किया है ना, जो रेड वाला पेंट दिख रहा होगा वो अंदर की तरफ है, बाहर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम कर रही है। यहां पर पेंट बाहर की तरफ है तो यहां पर जो सरफेस बन रही है वो कैसे काम कर रही है, अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम कर रही है। तो जब कभी भी पेंट हम अंदर वाले साइड करते हैं और बाहर वाला जो पोर्शन होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करता है, उसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है कर्व्ड इनवर्ड्स, इनवर्ड अंदर की साइड जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, पेंट होती है, ठीक। आगे देखो दूसरे वाले में क्या होता है, कॉनकेव मिरर। केव का मतलब गुफा होता है, जानते हैं गुफा क्या होती है, गहरी होती है। तो यहां पर जो गहरा वाला पोर्शन होता है या कह सकते हो दबा हुआ वाला जो भाग होता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की कहां तरह काम करता है, बाहर की तरफ जो बल्जिंग आउट होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ भाग होता है, वो क्या होता है, पेंट किया गया होता है, तो इसको बोला जाता है कॉनकेव मिरर। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड्स, ठीक है। क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो बाहर की तरफ कर्व होती है, ठीक है, और यहां पर ये अंदर की तरफ, ठीक। चलो आगे बात करते हैं, इसमें कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मान लो हमने ये ग्लास स्फीयर लिया था, इससे मिरर को काटा है, तो इस ग्लास स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से रिपीट करते हैं, जिस होलो स्फीयर से हमने ये मिरर काट रखे हैं उसका सेंटर जो होता है उसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह से इस मिरर के जो ये सेंटर होते हैं, मिरर का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है ये वाला और ये वाला, इसको बोला जाता है पोल, ठीक है, इनको पोल बोलेंगे हम। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पोल, ठीक है, और सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ स्फेरिकल मिरर जो होता है वो लिखा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पोल को मिलाने वाली लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसको सी से लिखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को, पोल को पी से लिखा जाता है, सी और पी को मिलाने वाले स्ट्रेट लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोला करेंगे हम, ठीक है। इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और भी हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। जैसे हमने कहा यहां पर दो प्लेन मिरर हैं, मतलब मिरर है, स्फेरिकल मिरर्स हैं। इसमें पोल क्या होता है, तो पोल यहां पर इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। तो देखो डेफिनेशन यहां पर लिखी भी गई, लिखते जाना। पोल क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पोल, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी, ठीक। आगे यहां पर सी होता था ना, इसका गोला कंप्लीट करेंगे तो कहीं सी आएगा, इसका गोला कंप्लीट करेंगे तो यहां कहीं सी आएगा। इस सी को क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ, होलो ग्लास स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट। ऐसा होलो स्फीयर का सेंटर या उस होलो स्फीयर का सेंटर जिससे हमने उस ग्लास स्फीयर को कट करके अलग करके मिरर बनाए हैं, उसको बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज डिनोटेड बाय सी, ठीक है। फिर देखो हमने एक लाइन बनाई है, ये लाइन बनाई है। ये लाइन क्या है, ये लाइन बताती है कि कितना पोर्शन है जो रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल है। इस वाले में भी है, इस वाले में भी है जो रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल है, तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं अपर्चर।
अपर्चर क्या होता है? इफेक्टिव विड्थ ऑफ स्फेरिकल मिरर, या फिर और लगा के लिखना चाहे तो लिख सकते हैं पोर्शन अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन इज नोन एज अपर्चर। वो पोर्शन जो रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल होता है उसको हम बोलते हैं अपर्चर। ठीक है, आओ आगे देखते हैं। आगे यहां पर P और C को मिलाने वाले स्ट्रेट लाइन को क्या बोला जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाएगा। अब क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस? तो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू C एंड P, C और से P से जाने वाली स्ट्रेट लाइन जो होती है इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्व, वो प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, C और P के बीच का जो डिस्टेंस होगा, C से P का सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस होगा तो उसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द रेडियस ऑफ ए हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। यहां देखो कैपिटल आर से इसे लिखा गया। ठीक है, फिर आगे अगर बात करें हम तो यहां पर बोल सकते हैं, ये तो इस मेन पार्ट्स हो गए, इससे कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, फटाफट देख लो। जैसे हमारे पास ये दो मिरर हैं, वो कैसा मिरर है? वो हमारे पास कॉनकेव है, ये हमारे पास ये कॉनकेव है, वो कॉन्वेक्स है। बाहर की साइड इसमें पेंट है, उसमें अंदर की साइड पेंट है। ठीक, पोल क्या हो गया? ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया। और यहां पर जो इसका सेंटर होता है, जिस ग्लास स्फीयर से इनके कट किया गया, उसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर जो इफेक्टिव विड्थ होती है उसको बोला जाता है अपर्चर, या फिर पोर्शन अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन इज अपर्चर। ठीक, C और P को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो R होता है वो C से P के बीच का डिस्टेंस होता है जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक, याद रहेगा। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, जैसे हो गया प्रिंसिपल फोकस। आखिर ये प्रिंसिपल फोकस होता क्या? जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये बना हुआ है, कॉनकेव मिरर बना हुआ है। इस कॉनकेव मिरर के ऊपर मान लेते हैं, या फिर यहां पर देखो कॉन्वेक्स मिरर बना हुआ है, इसके ऊपर मान लीजिए कि लाइट रेज आकर के पैरेलली इंसिडेंट होती हैं। ये पैरेलल लाइट रेज है, इंसिडेंट हुई। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंबाइन होती हैं, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां से डाइवर्ज हो जाती हैं। तो डाइवर्जिंग बीम बनती है, वहां पर कन्वर्जिंग बीम बनती है। तो अगर ये कन्वर्जिंग बीम बना रहा है, इसका मतलब है कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। ये नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो यहां पर देखो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मिली, ये यहां से डाइवर्ज हो गई, तो यहां पर अगर इनको पीछे बढ़ाया जाएगा तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से निकलती हुई दिखेंगी हमें। वैसे राइट साइड जा नहीं सकती पेंट है, लेकिन यहां से निकलती हुई अपीयर होंगी। तो इसमें जो ये पॉइंट होता है ना, जहां पर ये एक्चुअली कंबाइन होती है या जहां से ये ओरिजिनेट होती हुई अपीयर होती हैं, इस पॉइंट को बोला जाता है F, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट एट द प्रिंसिपल एक्सिस जिस पर लाइट रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, पैरेलल इंसिडेंट बीम जो होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करे या अपीयर टू मीट हो। यहां से मीट करती हुई अपीयर हो रही, मीट नहीं कर रही, यहां से डाइवर्ज हो गई क्योंकि। तो अब याद रखना, वो मिरर कन्वर्जिंग मिरर, ये मिरर कैसा मिरर होगा? डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब कॉनकेव मिरर, डाइवर्जिंग का मतलब कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, पॉइंट समझो। ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट एट विच द पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी कन्वर्स। इंफिनिटी से जब भी लाइट रेज आती है पैरेलल आती है, नोट डाउन कर लेना। ठीक, कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द फोकस और द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज फोकल लेंथ। मतलब क्या है? ये जो यहां F और P के बीच का सेपरेशन होता है, इसको स्मॉल f से लिखते हैं। इस F-P के बीच का सेपरेशन स्मॉल f से लिखा जाता है। इसी स्मॉल f को बोला जाता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होती, समझ में आया? डिस्टेंस बिटवीन F एंड P, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो सेपरेशन होता है, दैट इज फोकल लेंथ। ठीक, आगे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। एज इट इज याद रखना है, इसका डेरिवेशन आप में नहीं है। फोकल लेंथ इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रिलेशन है। कैसे? जो F होता है वो R/2 लिखा जाता है, या फिर R की वैल्यू 2F के बराबर होती है। ये आपको याद रखना। ठीक, याद रहना चाहिए। आगे अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहां पर बेसिकली इसकी हेडिंग को सही करना, रूल्स टू फॉर्म इमेज विद द हेल्प ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। हेडिंग क्या है? स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या हैं। तो पहला रूल देखो क्या दिया गया है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अगर लाइट रेज पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल फोकस से पास करती है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। जैसे यहां पर पैरेलल बीम आई, यहां से देखो ये कोई पैरेलल लाइट रेज आई, ये देखो पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास कर रही? फोकस से पास कर रही। लेकिन अगर यही बात की जाए
रूल नंबर 1 का सेकंड पार्ट अगर देखें तो ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। तो जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक कॉन्वेक्स मिरर है, इस पर पैरेलल बीम आई और यहां से डाइवर्ज हो गई, तो ये देखो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ओरिजिनेट होती हुई अपीयर हो रही है, तो इसको बोला जाता है कि प्रिंसिपल फोकस। ठीक, पैरेलल भेजेंगे तो वो फोकस से डाइवर्ज होती हुई अपीयर होंगी या फोकस पर मिलेंगी। ठीक है, अगला है रूल नंबर 2, ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस और या प्रिंसिपल फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो यहां पर C और F है, यहां P बना हुआ है, यहां पर मान लीजिए कोई लाइट रे आकर के गिरी C से और यहां पर गई मिरर से टकराई, तो ये रूल बताता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। मतलब उल्टा सीधा दोनों सही है। पैरेलल अगर प्रिंसिपल एक्सिस की आई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी, और अगर कोई फोकस से लाइट रे पास करती तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, यही केस अगर बात करें हम कॉन्वेक्स के लिए, तो जैसे मान लीजिए कि यहां पर कॉन्वेक्स मिरर है, इस पर लाइट रेज आकर के गिरी और ऐसा लग रहा है कि वो फोकस पर जाने वाली है, फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, पैरेलल हो जाती है। तो ए रे डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, थर्ड क्या है, थर्ड बताता है कि अगर मान लो लाइट रेज सी से पास करें, सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और मिरर पर जाकर के गिरे, तो ये बताओ स्फेरिकल मिरर है ना, स्फेरिकल मिरर में अगर हम सी से सरफेस पर कोई लाइन बनाएंगे तो वो परपेंडिकुलर होगी, इसका मतलब ये कैसा इंसिडेंस है, नॉर्मल इंसिडेंस है। तो सी से नॉर्मल इंसिडेंस होगा, तो नॉर्मल इंसिडेंस पढ़ा है, ये वापस होती है यहां से रिफ्लेक्टेड बैक, देखो यहां से ये वापस चली गई। ठीक, अगले में क्या होता है, अगले में ये है मान लो कॉन्वेक्स लेंस है, ये सी की तरफ डायरेक्टेड है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी ये अपने पाथ को रिट्रेस करती हैं। ठीक है, आगे है रूल नंबर 4, लास्ट रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मिरर है, मिरर के ऊपर यहां पर लाइट रेज आकर के गिरी किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर, पोल पर है ये। ठीक है, तो जितने एंगल पर आकर गिरी उतने एंगल पर यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है, सिमेट्री रहती है। यहां पर मान लीजिए कि ये इंसिडेंट हुई तो जितने पर गिरी उतने पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये फोर्थ रूल कहता है। एक बार फिर से रिकॉल कर देते सारे रूल। अगर कोई लाइट रे पैरेलल आती प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करेगी, अगर वो फोकस की तरफ डायरेक्टेड है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, दोनों में है। अगला है कि अगर सी से पास करती हुई लाइट रे इंसिडेंट होती है किसी मिरर के ऊपर, स्फेरिकल मिरर के ऊपर, तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है और पोल पर जितने एंगल बनाकर के गिरती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, सेम एंगल के साथ वहां से रिफ्लेक्ट होती हैं। ये हो गए रूल्स टू फॉर्म एन इमेज विद द हेल्प ऑफ स्फेरिकल मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे करवाया जाता है। तो मिरर चाहे जो हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें इमेज बनानी है तो कम से कम उससे 2 रेज निकालनी पड़ेंगी। तो जैसे मान लीजिए कि पहला पॉइंट है ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक, तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, इस पर पैरेलल बीम आकर के गिरी, इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट होने का मतलब वहां से रेज चलेंगी तो हमारे मिरर तक पहुंचते पहुंचते वो पैरेलल हो जाएंगी। तो पैरेलल बीम आकर के इसके ऊपर गिरेगी तो पैरेलल बीम जानते कहां मिलती, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पर मिलती है। तो यहां पर इमेज कहां बनेगी, ऑफ कोर्स फोकस पर बनेगी। उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लिख लो। एट द फोकस हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज रियल एंड इन्वर्टेड। क्या मतलब बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जो इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज फोकस पर बनेगी, पॉइंट फॉर्म में बनेगी, उसकी इमेज हाईली डिमिनिश्ड होगी और रियल होगी, क्योंकि रियल मिल रही है यहां पर, और रियल होती है तो वो इन्वर्टेड होती है, याद होगा। आगे आओ, इसका यूज कहां कर सकते हैं, तो इसका यूज किया जाता है सोलर फर्नेस में। क्या है, यहां पर हमने एक मिरर देखो फिट कर रखा है, मिरर को फिट किया गया है और इसका जहां फोकस होता है वहां पर देखो ये एक बर्तन रखा गया है जिससे इसे गर्म करेंगे और यहां से खाना बनाया जा सकता है। नहीं आया समझ में, दोबारा से। यहां पर देखो एक कुछ ऐसा शेप बना हुआ है, सन से जो रेज आएंगी वो ऑफ कोर्स पैरेलल होंगी। ठीक है, वो पैरेलल रेज आकर के जब इस पर गिरेंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पर मिलेंगी और वहीं पर देखो ये सब लगा हुआ अरेंजमेंट, जिसकी वजह से यहां पर हीट प्रोड्यूस होगी और इसकी वजह से हम खाना बना सकते हैं। ठीक, बाकी जनरेटर भी है, स्टीम को हम हीट कर सकते हैं जिसकी वजह से बिजली बना सकते हैं, बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर में अगला पॉइंट है कि मान लीजिए हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, इस पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है इंफिनिटी और सी के बीच में, तो इसे बोला जाता है बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी प्लेस किया गया, तो यहां से लाइट रेज चली, पहली लाइट रेज चली, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी। दोबारा रिपीट करते हैं, एक लाइट रे हमने पास करवाई,
ठीक है, ये पैरेलल लाइट रेस कहां से जाती है, भी रूल्स पढ़े, फोकस से जाएगी। और दूसरी मान लो हमने पास करवाई सी से, तो सी से पास होने का मतलब नॉर्मल इंसिडेंस होगा मिरर के ऊपर, तो अपने पाथ को ही रिपीट करेगी। इधर से आई है, इधर से आई है, वो वापस चली गई, तो देखो ये यहां पर मिल रही ना, तो इस पॉइंट की इमेज यहां कहीं पर बन जाएगी। तो इस पॉइंट की इमेज यहां पर बनेगी, तो हम ये बोल सकते हैं यहां पर ये इमेज बन गई। ये अगर ए बी ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज बन रही ए डैश बी डैश। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी प्लेस की जाती है, इन दैट केस जो इमेज बनेगी वो सी एंड एफ के बीच में बनेगी। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, पढ़ो। बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, याद रखना है इसे। इसी तरह से सी पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट को अगर प्लेस किया गया हो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर खुद, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर प्लेस करेंगे तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट ए बी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस किया गया है, यहां से पैरेलल लाइट रेज गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएंगी, ऑब्वियस है। दूसरी लाइट रे हमने यहां फोकस पर ही गिरा दी, तो फोकस से लाइट रे अगर पास करके मिरर पर जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये पैरेलल हो जाती है, और पैरेलल हो गई, कहीं मिलेंगी तो यहां पर इसकी इमेज बनती है। तो जहां पर ऑब्जेक्ट है उसी के साथ कोइंसाइड करती हुई इमेज बनी, बस ये है कि वो इन्वर्टेड है, दोनों का साइज सेम होगा। ठीक, तो यहां पर लिख लो एट सी, सी पर बनेगी, इक्वल साइज की बनेगी, मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज इक्वल होंगे, रियल और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, स्क्रीन पर बनाया जा सकता है इसे। अगला पॉइंट है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो यहां पर लिख लेना बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पी, एफ के बीच में। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में अगर इसको प्लेस किया गया होगा, इन दैट केस ये पैरेलल मान लो लाइट रेज गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास कर गई। दूसरी लाइट रेज मान लो हमने यहां पर गिराई फोकस से, तो यहां पर गिरी और यह आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां कहीं पर मिली, तो इसकी इमेज यहां कहीं पर बन गई। बढ़िया। यहां पर ऑब्जेक्ट रखी गई थी बिटवीन सी एंड एफ, यहां से लाइट रेज चली, यहां पर गई, फिर यहां से लाइट रेज चली, यहां गई और यहां पर मीट कर रही हैं। दोबारा से देखना चाहो तो देख लो। सबसे पहले पैरेलल गई, पैरेलल कहां से जाती, फोकस से, दूसरी फोकस से पास की, फोकस से पास करती, पैरेलल हो जाती हैं, यहां कहीं पर इसकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहां है, उसकी इमेज देखो बड़ी सी बन रही है, और कैसी इमेज है, उल्टा बनी है, इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज है और रियल भी है, एक्चुअली मीट कर रही है। तो इसकी प्रॉपर्टी लिख लो, बियॉन्ड सी, सी से दूर बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ कह सकते हो, एनलार्ज होगी या कह सकते हो मैग्निफाइड होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, इसका मतलब स्क्रीन पर इसे बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट है, अगर हम उसे एफ पर रख दें ऑब्जेक्ट को खुद, तो ऑब्जेक्ट अगर एफ पर होगी तो ये क्या होगा, पैरेलल गई लाइट रेज, फोकस से पास कर गई। दूसरी लाइट रेज मान लेते हैं पोल पर गिरा दिया, आपकी बार ये भी याद है, पोल पर गिरा दिया तो पोल से पास करेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन देखो ये पैरेलल हो गई। तो रिफ्लेक्टेड रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर पैरेलल हो गई तो ये कहीं इन्फिनिटी पर जाकर के मिलने वाली हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इमेज जो बनेगी इन्फिनिटी पर बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी और रियल और इन्वर्टेड होगी, ये ऐसा बता रहा है। ठीक, लास्ट पॉइंट क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया हो, तो मान लेते हैं यहां पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया, यहां से लाइट रेज गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास कर गई, यहां से लाइट रे गई और टकराई नॉर्मल इंसिडेंस और सी से पास कर गई, ऐसा। ठीक, अब देखो ये इधर डाइवर्ज होती हुई अपीयर हो रही हैं, क्या ये लेफ्ट साइड में कहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, तो इनको पीछे बढ़ा दो, इधर बढ़ा दिया, यहां पर बढ़ा दिया, तो इसकी इमेज यहां कहीं पर बनेगी। ये देखो इकलौता केस बन रहा है, सिंगल केस है जिसमें इमेज वर्चुअल बनी है। तो कॉनकेव मिरर से अगर वर्चुअल इमेज चाहिए और इरेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में होना चाहिए, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में होगा, तो उसकी इन्वर्टेड इमेज मतलब इरेक्ट इमेज और एनलार्ज बनेगी, और साथ में कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। तो क्या है, बिहाइंड द मिरर, मेरे के पीछे है, एनलार्ज है, वर्चुअल और इरेक्ट है। इसको हम स्क्रीन पर नहीं बना सकते, इट कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ठीक, इसका यूज कहां किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा। वो क्या करते हैं, वो एक मिरर फिट किए रहते हैं स्टील की बॉडी में, उसको क्या किया जाता है, दांत के पास ले जाते हैं, जिसकी वजह से वो दांत का मैग्नीफाइड व्यू इसके अंदर दे देता है और वो उसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर काफी ज्यादा होने की वजह से हम दांत के पास में इसे रखते हैं, तो वो जितनी भी ऑब्जेक्ट होती हैं वो सब के सब क्या होती, बिटवीन एफ एंड पी लाई करती हैं, और उसकी वो सीधी इमेज बना देता है और मैग्नीफाइड इमेज बना देता है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं कि दांत में क्या गड़बड़ है। ठीक है, तो डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं। आओ यूज देख लेते हैं कि करके सारे। पहला यूज क्या है, यूज टू सी लार्ज इमेज ऑन ऑफ द फेस, फेस की लार्ज इमेज बनानी हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं। अभी देखा लार्ज इमेज का केस क्या है, यही तो केस है, ये देखो मैग्नीफाई कर रहा है, ये वाला केस मैग्नीफाई कर रहा है, इसी को हमने यूज कर लिया।
सेविंग मिरर में इसका यूज करते हैं, मेकअप मिरर के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। डेंटिस्ट यूज करते हैं, अभी देखा, पेशेंट के टीथ को मैग्नीफाइड व्यू में देखने के लिए। टॉर्चेस में यूज किया जाता है, व्हीकल में यूज किया जाता है, सर्च लाइट में यूज किया जाता है स्ट्रेट पावरफुल बीम बनाने के लिए। क्या मतलब इसका? इसको ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप कोई लाइट का सोर्स है, उसको फोकस पर प्लेस कर दीजिए कॉनकेव मिरर के, तो वहां से जो लाइट रेज निकलेंगी वो मिरर से टकराएंगी, मिरर से टकराने के बाद वो कहां से पास करेंगी, तब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। तो एक पैरेलल स्ट्रॉन्ग बीम अगर हमें चाहिए होती है तो ऑब्जेक्ट को या सोर्स को प्लेस कर दिया जाता है एट प्रिंसिपल फोकस। ठीक, आओ आगे। Used for examination by ENT specialist to focus light coming from the source on the patient's ear, nose and throat। क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो किसी पर्टिकुलर जगह पर हमें लाइट को गिराना हो तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। कैसे? ये कंबाइन कहां करता है? फोकस पर कंबाइन करता है। तो अगर मान लो हमने पैरेलल बीम भेजी है, उसके सामने मिरर लगा दिया है, तो वो कंबाइन करा के फोकस पर गिरा देगा। तो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को अगर हमें एग्जामिन करना है तो उस पर लाइट की इंटेंसिटी अगर ज्यादा करनी तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। अगला क्या है? अगला भी सोलर पैनल, सोलर वाला देखा था ना। यूज एज अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर टू फोकस द पैरेलल बीम ऑफ सन रेज इन सोलर हीटिंग डिवाइसेस। सोलर हीटिंग डिवाइसेस में पैरेलल जो बीम आती है उनको क्या करता है? कन्वर्ट करके फोकस पर गिराता है, जिसकी वजह से हम एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं डिफरेंट केसेस के अंदर। ये यूजेस हो गए। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर क्या है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर होगी तो यहां पर पैरेलल लाइट रेज आई, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ? रिफ्लेक्शन क्या हुआ? डाइवर्ज हो गई, इनको पीछे बढ़ा दिया हमने, कहीं पर मिली तो जहां पर मिलती है वो फोकस होता है। तो इंफिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट रखी गई होगी तो उसकी इमेज फोकस पर बनेगी। तो पढ़ लो, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी, एट द फोकस, फोकस पर बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, बहुत छोटी होगी, एंड पॉइंट साइज की होगी, और वर्चुअल और इरेक्ट होगी। इसका मतलब इसको हम स्क्रीन पर नहीं बना सकते। ठीक है, अगला आओ देखो। अगला है जनरल केस है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड, या कह सकते हो इन फ्रंट ऑफ, मतलब इंफिनिटी को छोड़ करके इन फ्रंट ऑफ मिरर कहीं पर भी रख दिया जाए तो उसकी इमेज के लिए केस बनेगा। यहां पर जैसे मान लो लाइट रेज पैरेलल आई, ये यहां से पास होकर के चली गई, इसको पीछे बढ़ाया, फोकस से पास हुई, उसके बाद दूसरी पी पर गिराई, ये इधर डाइवर्ज होकर चली गई, ये यहां कहीं पर मिल रही हैं, तो यहां पर इसकी इमेज बन रही है फोकस के ऊपर। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लो, ये हमेशा होगा। इंफिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट, तब तो पहला वाला केस होगा, नहीं तो और उसका कोई अलग केस बना तो हमेशा ऐसा होगा। बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी, एट द फोकस बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, और पॉइंट साइज में बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। ठीक, आगे आओ देख लेते हैं। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कहां कहां कर सकते हैं? तो कॉन्वेक्स मिरर आर वाइडली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। गाड़ियों के शीशे में किनारे लगा होता है। क्यों लगा होता है? तो यहां से देखो, अभी ये देखो, ये वाला केस देखा, इतनी बड़ी सी ऑब्जेक्ट थी, उसकी बहुत छोटी सी इमेज इसने बना के दे दी है, और सीधी भी बना के दिया, मतलब उसे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधी इमेज बनी है, हमें देखने को मिलेगी। तो सीधी इमेज इसने बना दिया। तो रियर व्यू मिरर ऑटोमोबाइल्स में हम इनका यूज करते हैं। प्रोड्यूस अ डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट इमेज एंड देयरफॉर गिव्स अ वाइड व्यू ऑफ ट्रैफिक बिहाइंड द व्हीकल। व्हीकल के पीछे बहुत बड़ा ट्रैफिक का ओवरव्यू अगर हमें लेना होता है तो उसके लिए एक छोटा सा कॉन्वेक्स मिरर लगा करके भी हम उस पूरे का व्यू ले सकते हैं। वो बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट की छोटी छोटी इमेज बना के दे देता है, जिससे ड्राइवर ठीक से पता लगा सकता है कि पीछे का ट्रैफिक कैसा है। अगला क्या है? बिग कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज अ विजिलेंस मिरर इन शॉप्स wherein they are placed at strategic position to enable the shop owner to maintain visual। क्या बोल रहे हैं? जैसे मान लीजिए किसी भी रूम के अंदर हमें चीजों को ऑब्जर्व करना हो, वैसे अब तो सीसीटीवी कैमरे हैं, लेकिन अगर फिर भी अगर हमें सस्ते जुगाड़ से ऑब्जर्व करना हो चीजों को, तो क्या करिए कि एक सिस्टमैटिक ढंग से एक कॉन्वेक्स मिरर फिट कर दीजिए, जो उसके अगल बगल की सारी चीजों को उस मिरर में दिखाता रहेगा आपको। और अगर आप वहां बैठे हैं तो उस पूरे रूम के अंदर क्या हो रहा है वो सारी चीजों को वहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये बोल रहे हैं ये पॉइंट। अगला क्या है? कह रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर आर फिक्स्ड एट शार्प टर्न्स ऑन हिली रोड्स, पार्किंग लॉट्स, एंट्रेंस गेट्स ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज और एनी अदर ब्लाइंड कॉर्नर टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि सामने से एक मोड़ है, इधर मोड़ है, फिर इधर की तरफ आई है रोड, ऐसे रूट गई है, फिर मुड़ के इधर की तरफ गई है, आप इधर से जा रहे हैं, उधर से कौन सी गाड़ी आ रही है, अगर वहां पर एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया जाए तो उधर वाले का व्यू पूरा का पूरा ले सकता है ना, तो पूरा का पूरा व्यू लेगा, और सामने की तरफ जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर के पड़ेगी तो इधर से जाने वाले व्हीकल को पता चल जाएगा कि उधर से कोई व्हीकल आ रहा है, और ड्राइवर वहां से बच सकते हैं, एक्सीडेंट नहीं होता है। ठीक है,
Convex mirrors are used as reflector in straight lights to diverge the rays over a large area. क्या है, अगर लाइट रेस को हम ऐसा प्लेस कर दें, डाइवर्ज कराना है तो उसके सामने प्लेस करोगे तो डाइवर्जिंग बीम बना कर देगा, तो वो क्या करते हैं, बहुत बड़े एरिया को कवर करती हुई लाइट रेस वहां पर फैल जाती हैं. ठीक, अगला क्या है, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज सम ऑटोमेटेड टेलर मशीन एज अ सिक्योरिटी फीचर्स अलाउइंग द यूजर्स टू सी बिहाइंड देम. ठीक है, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी इसका हम यूज कर सकते हैं एटीएम में. साइन कन्वेंशन कैसे यूज किए जाएंगे, न्यूमेरिकल भी तो लगाने हैं, तो न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे. सबसे पहले यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं. पॉइंट्स क्या है, पहला पॉइंट है जितनी भी डिस्टेंस होंगी सारी की सारी पोल से हम मेजर करेंगे. ऐसा नहीं कि कहीं और से मेजर करेंगे. पोल तो समझ लिया क्या, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस, ज्योमेट्रिकल पोल कहते हैं उसे. ठीक, ऑफ द स्फेरिकल मिरर विच इज ऑफन कॉल्ड ओरिजिन, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है उसको पोल बोलेंगे. पोल को यहां पर एज अ ओरिजिन काम लिया जाएगा. ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर. ऑब्जेक्ट जो होंगी वो हमेशा लेफ्ट साइड में प्लेस की जाएंगी. जनरली साइन कन्वेंशन ही यही है यूज करने का कि हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में प्लेस करने वाले हैं. तो इंसिडेंट रेस को हम कहां से कहां ट्रेवल करता हुआ मानेंगे, ऑफ कोर्स लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगी, और राइट साइड में हमने मिरर रख दिया है. डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे मान लीजिए कि इस डायरेक्शन से राइट साइड में जा रहे हैं इंसिडेंट रेस, तो इधर ऑब्जेक्ट है, उधर लाइट रेस जाएंगी, तो इधर से उधर जाने की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेने वाले हैं. इसका मतलब अगर लाइट रेस इधर से उधर की तरफ जा रही तो पोल से राइट साइड की डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लिखेंगे. वही लिखा है, डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे राइट ऑफ द पोल, पोल की राइट साइड की आर टेकन एज पॉजिटिव. फिर क्या है, डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द इंसिडेंट रेस लेफ्ट ऑफ द पोल नेगेटिव लिखी जाएंगी. मतलब लाइट रेज इधर से इधर जा रही है तो पोल के लेफ्ट साइड के डिस्टेंस को नेगेटिव लिखा जाएगा. आगे, द मेजर्ड हाइट परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और उसके परपेंडिकुलर इंसिडेंट रेज के टेकन एज पॉजिटिव. मतलब लाइट रेज अगर इधर से इधर की तरफ जा रही हैं तो इसके ऊपर की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव लेने वाले हैं. वही बोल रहे हैं, ये नेगेटिव हो गया. ठीक, ये पॉइंट हो गए. इस तरह से साइन कन्वेंशन चलेगा. तो अब ये बताओ कि अगर हम यहां से पूछें कि फोकल लेंथ किसकी कैसी आएगी, तो कॉनकेव मिरर में अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो लेफ्ट साइड में रखी जाती है. ठीक है, आओ इधर देखते हैं, मिरर फार्मूले से समझते हैं. जैसे मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, तो इसमें ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखी गई है, तो उधर से लाइट रेज इधर की तरफ बढ़ेंगी तो पोल से लेफ्ट साइड की जितनी भी डिस्टेंस सब निगेटिव. इसका मतलब पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निगेटिव, पोल से इमेज की डिस्टेंस निगेटिव हो गई, पोल से प्रिंसिपल फोकस की डिस्टेंस फोकल लेंथ निगेटिव, पोल से सी की डिस्टेंस जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर सब निगेटिव हो गया. फार्मूला कैसे काम करता है मिरर, तो 1/f = 1/v + 1/u में काम करता है फार्मूला, जहां पर f v क्या डिनोट करते हैं, तो u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और v होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, और फोकल लेंथ f होती है. यहां पर आपको याद क्या रखना है, f निगेटिव होगा फॉर कॉनकेव मिरर, f पॉजिटिव होगा फॉर कॉन्वेक्स मिरर, u की वैल्यू माइनस होगी हमेशा या निगेटिव होगी हमेशा, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमेशा डिस्टेंस निगेटिव लिखी जाएंगी. लाइट रेज को हम लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करता हुआ एज्यूम करने वाले हैं. ठीक है, आगे है लीनियर मैग्निफिकेशन. आखिर ये क्या बताता है, अभी हमने देखा कभी इमेज बढ़ के बन रही है, कभी छोटी बन रही है, कभी सेम साइज की बन रही है, तो इसे बताने के लिए फैक्टर है, वो फैक्टर है लीनियर मैग्निफिकेशन. ये क्या बताता है, ये बताता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई मिरर है, इस पर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट रखी, इससे इमेज बना लिया है, कोई इमेज बन गई ऐसी इमेज. ठीक, ये इमेज छोटी बनी, ऑब्वियस है छोटी बनी है इमेज. ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन को, बोला जाता है रिलेटिव रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज फॉर्म टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. जितनी साइज की इमेज बनी वो नोट करो और जितने साइज की ऑब्जेक्ट बनी वो नोट करो, दोनों को डिवाइड कर दो, जो भी रिजल्ट आएगा उसको बोलेंगे हम लीनियर मैग्निफिकेशन. लीनियर मैग्निफिकेशन के फार्मूले देखो, इतने सारे फार्मूले हैं. ये जनरली I/O लिखते हैं. I होता है हाइट ऑफ इमेज, O होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, V होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, U होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, F फोकल लेंथ होती है, U फिर वही, V और दोनों वही हैं. ठीक है, तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, चाहे आप U यूज करें, ये यूज करें या ये यूज करें. ये दोनों फार्मूले आखिर कहां से आए हैं, तो ये वाले फार्मूले के लिए यहां से देखो हमने वैल्यू निकाली. जैसे मान लीजिए कि हम इन दोनों को बराबर करें एक दूसरे के, कि m = -v/u है, तो v की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहां से आ जाएगा -mu, रख दीजिए, फार्मूला बन जाएगा. अगर यहां से u की वैल्यू तो -v/m रख दीजिए, ये फार्मूला बन जाएगा. तो लीनियर मैग्निफिकेशन के फार्मूले आप यूज कर सकते हैं. लीनियर मैग्निफिकेशन को आखिर पढ़ा कैसे जाता है, सपोज हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू -3 आई,
तो साइन को अलग पढ़ना है, न्यूमेरिकल वैल्यू को आपको अलग पढ़ना है। जैसे मान लीजिए हमने कहा माइनस को पढ़ो, तो माइनस का मतलब आपको ऐसा लगना चाहिए कि रियल लाइन इन्वर्टेड इमेज होगी। क्यों होगी? ये तो साइज है ना रेशियो का। तो देखो प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर की ऑब्जेक्ट पॉजिटिव और इमेज ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर ही रखी जाएंगी, लेकिन ये आया नेगेटिव, इसका मतलब इमेज इसके नीचे साइड बनी है, तो ये नेगेटिव आया, तो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। बढ़िया। और ये 3, ये बताओ 3 की वैल्यू एक से तो ज्यादा होती है, ग्रेटर देन 1 है 3, तो 3 अगर ग्रेटर देन 1 है तो इमेज यहां पर इनलार्ज होने वाली है। तो माइनस साइन हमें ये बताएगा इमेज इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इमेज रियल होती है ऑलवेज। नोट डाउन कर लो, इन्वर्टेड इमेज इज ऑलवेज रियल। साथ में इनलार्ज है, यहां पर ग्रेटर देन 1 है अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अब ये नहीं कहना -3 तो 1 से छोटा होता, नहीं, माइनस को अलग पढ़ा है, न्यूमेरिकल वैल्यू को अलग पढ़ा गया। एक और एग्जांपल लेकर के समझ सकते हैं। मान लीजिए कि m = लिखा गया +½ तो प्लस ये बताएगा कि दोनों डिस्टेंस पॉजिटिव, इसका मतलब एक ही डायरेक्शन में मेजर की गई, इसका मतलब सीधी इमेज बनेगी, तो इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट इमेज वर्चुअल होती है ऑलवेज। नोट डाउन कर लो। हाफ है, हाफ तो 1 से लेस देन होता है, लेस देन होता है, इसका मतलब डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। तो लीनियर मैग्निफिकेशन के फार्मूले हो गए। पढ़ना कैसे लीनियर मैग्निफिकेशन को आई थिंक पता चला होगा। न्यूमेरिकल के टाइम हम इसको प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे कि कैसे लगाया जाता है। अभी के लिए फार्मूले कैसे निकल के आए हैं, फार्मूले कैसे हैं, वो कैसे काम करेंगे, वो सारी बातें यहां पर फार्मूले पता होंगे, क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, लगा लेंगे। लैंग्वेज के साथ डील करना रहता है। तो ये था लीनियर मैग्निफिकेशन, यहां पर हमने देख लिया, साथ में डिस्कस कर लिया लीनियर मैग्निफिकेशन को हम कैसे पढ़ सकते हैं। एक होमवर्क ये है, मान लीजिए कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू -2/3 हो, तो उस केस में इमेज का नेचर और उसकी हाइट के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होमवर्क हो गया। ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को थियरी के साथ कवर कर लिया है। न्यूमेरिकल की क्लास को हम आफ्टर रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन भी हम एक साथ लेकर के आने वाले हैं। तो तब तक के लिए इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो क्लास हुई है इसको रिवाइज करें। बीच में जो कुछ भी स्टेटमेंट हमने बोले हैं उनको नोट डाउन करते चले जाएंगे। लास्ट में इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी इसे रेफर कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, सारे फिगर खुद ड्रॉ कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास।